नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 22 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। G20 की बैठक में भारत ने डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट यानी कि DFFT को अस्वीकार किया। डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट ओसाका ट्रैक की प्रमुख अंतर्निहित अवधारणा है। ओसाका ट्रैक कहाँ से आया? जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के, उन्होंने ये पहल की थी ओसाका ट्रैक, जो कि डेटा के स्थानीयकरण पर आरोपित प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करती है तथा डेटा प्रवाह, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि पर नियमों के निर्धारण के लिए राष्ट्रों से परस्पर विचार विमर्श करने का आग्रह करती है। इसमें अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं, इन्होंने इसका समर्थन किया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों को दोहन करने के लिए, संपूर्ण सामाजिक और कल्याण आधारित प्रणालियों का अनुकूल करने के लिए, सरकारी संस्थाओं के मध्य डेटा के पुनरुपयोग और साझाकरण से वृद्धजनों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित जो चुनौतियां हैं, या ऐसे कहें जो सोशल सिक्योरिटीज़ है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुए, इनके लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है। विभिन्न जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनके लिए भी डेटा कुशल और स्वतंत्र पहुंच आवश्यकता हो जाती है। भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस संबंध में DFFT को न तो भली भांति समझा गया है और न ही इसे कई देशों के कानूनों में व्यापक स्थान प्राप्त है। भारत अभी भी अपनी डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स कानूनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के चरण में है। डिजिटल व्यापार से लाभान्वित होने के लिए विकासशील देशों के भीतर एवं उनके मध्य डिजिटल डिविडेंड है। अभी कोरोना काल में भी जैसे ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई है, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेज को जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के गांव हैं, जहां पर प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच नहीं है या मोबाइल की पहुंच नहीं है, वहाँ पे डिजिटल साक्षरता का प्रतिशत भी बहुत कम है, तो वो भी एक समस्या है। डेटा से संबंधित चर्चा और वार्ता विश्व व्यापार संगठन को संदर्भित करते हुए आयोजित की जानी चाहिए। सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा विकास लक्ष्यों के निर्धारण के लिए समिति का गठन किया है। हाइड्रोजन मिशन के एक भाग के रूप में यह समिति पैमाना निर्धारित करने, विनियमों को संबोधित करने, प्रदर्शनों का समर्थन करने तथा अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होगी। वर्तमान में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने की योजना में हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या पवन ऊर्जा है, उनको इसमें शामिल किया गया है, लेकिन हाइड्रोजन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हाइड्रोजन का क्या क्या महत्व है? हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधनों में से एक है, जिसके वायु की उपस्थिति में दहन पर उप उत्पाद के रूप में केवल जल शेष रह जाता है और कोई कार्बन आधारित उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे एनवायरनमेंट क्लीन एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है। इस प्रकार यह कार्बन की तरह या पेट्रोलियम की तरह कोई हानिकारक अपशिष्ट उत्पादित नहीं करती है। परिवहन में अनुप्रयोग है इसका, स्थिर विद्युत में अनुप्रयोग है, ईंधन सेल में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि उच्च उत्पादन लागत है, भंडारण में कठिनाई आती है, बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसको भंडारण किया जाता है, माइनस टेम्परेचर पर, जो कि क्रायो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजन का अत्यधिक ज्वलनशील होने के से भी इसके लीकेज की समस्या होती है, तो कहीं भी विस्फोट वगैरह एक आपदा आ सकती है। मांग का कम होना, महंगा है तो मांग कम है, इस ईंधन की उत्पादन क्षमता का विकास बाधित होता है। भारत में उठाए गए कदम: राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लेह में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना आरंभ की गई है। तो अगर प्रश्न आता है कहाँ पे आरंभ की गई है हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस परियोजना, तो ये लेह में शुरू की गई है। साथ ही एक मंत्रालय वाला जो पॉइंट है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, ऐसे कोई फैसले लिए जाते हैं, इससे पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं लिया गया फैसला है, ये लिया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो अगर कूट में आता है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाइड्रोजन ऊर्जा
से संबंधित कुछ समिति का गठन किया है तो वो गलत होगा, वहाँ पे आएगा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने नेट निरपेक्षता या नेट न्यूट्रलिटी की निगरानी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं टीएमपी और बहुहितधारक निकाय पर अनुशंसाएं प्रदान की है। ट्राई ने यह निगरानी करने के लिए कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स नेट निरपेक्षता के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं यानी कि टीएमपीज और बहुहितधारक निकाय पर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की है। नेट निरपेक्षता सिद्धांत इंटरनेट सामग्री के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार या हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है, जिसमें किसी भी इंटरनेट सामग्री को अवरुद्ध करने, धीमा करने या किसी सामग्री को विशेष अधिमान्य गति उपलब्ध कराने या उसके साथ विशिष्ट व्यवहार करने जैसी प्रथाएं शामिल है। यह सभी के लिए समानता का व्यवहार सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद की वेबसाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्राई की क्या क्या अनुशंसाएं वो देख लेते हैं। तार्किक और आवश्यक ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं के संग्रह के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे इंटरनेट एक्सेस सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अपना सकते हैं। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बहुहितधारक निकाय की स्थापना कर सकता है जो दूरसंचार विभाग को उचित टीएमपी कोष के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करेगा, नेट निरपेक्षता के उल्लंघन के बारे में शिकायतों की जांच करेगा और इंटरनेट सेवाओं की निगरानी के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एमएसबी में दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, शैक्षणिक और तकनीकी समुदाय, नागरिक समाज संगठन और सरकार जैसे हितधारक होने चाहिए तथा उन्हें गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। विगत कुछ समय से इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन सामग्री के साथ भेदभाव व्यवहार की संभावनाओं को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक चिंताएं प्रकट की गई है। नेट न्यूट्रलिटी या नेट निरपेक्षता में ये होता है कि आपने एक बार रिचार्ज किया है इंटरनेट का तो आप अपनी मर्जी की किसी भी सेवा से को उससे विजिट कर सकते हो, कोई सा भी पेज यूट्यूब हुआ या कोई और साइट हुई वो। लेकिन अगर नेट निरपेक्षता नहीं रहती है तो आपको भिन्न भिन्न साइट विजिट करने के लिए भिन्न भिन्न तरह का रिचार्ज कराना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है उनके द्वारा इसका पुरजोर समर्थन किया जा रहा है कि नेट निरपेक्षता ख़त्म हो, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिक होने पर इंटरनेट का रिचार्ज तो कम है और इस तरह उनको फ़ायदा कम हो रहा है। लेकिन उनका इंटरनेट का यूज करके आप जो यूट्यूब विजिट करते हो, गूगल विजिट करते हो, फेसबुक विजिट करते हो, टेलीग्राम विजिट करते हो या फिर दूसरे और साइट्स विजिट करते हो, वो लोग या वो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट से काफ़ी पैसा कमा रही है। तो नेट न्यूट्रलिटी से उन कंपनियों से इनका समझौता होगा जो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हैं उनका, और वो लोग भी इनको फिर कुछ पैसा देंगे जिससे इनकी लागत कम होगी या इनको भी प्रॉफिट होगा। चलिए अगला करंट अफेयर शुरू करते हैं। हेडलाइंस देख लेते हैं। भारत और चीन के मध्य सैन्य कमांडर स्तरीय बैठक का छठवां दौर आयोजित हुआ। चावल में पोटेशियम की कमी को लक्षित किया गया। अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण। पावर टैक्स इंडिया। संसद द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।